हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक श्रीवास्तव फ्रॉम द डीएनए एकेडमी आप लोगों के लिए तीसरी वीडियो लेकर के आया हूँ गेस क्वेश्चंस की। और ये वीडियो जो है इसमें हम दो अलग अलग यूनिट्स की बात करेंगे, उनके क्वेश्चंस की बात करेंगे। दोनों यूनिट थोड़े छोटे भी हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी कम है उनमें। तो दो यूनिट कौन कौन से हैं पहले ये जान लें। एक जो है वो आपका एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी का है और दूसरा जो यूनिट है वो है आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन का ना। तो इन दोनों यूनिट को हम साइमल्टेनियस मैनर में कवर करेंगे आज इस वीडियो में और आपको बताएंगे कि इनमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा यूनिट होगा वो होगा यूनिट नंबर 3। हम लोगों ने प्रीवियस दो वीडियोस में जेनेटिक्स और रिप्रोडक्शन के जितने भी गेस क्वेश्चंस थे उनको कर लिया है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे और बहुत ध्यान से देखेंगे, इसलिए क्योंकि उस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं आप जब अभी एग्जाम देंगे तो जाकर के आपको मालूम चलेगा कि वो जितने भी वीडियोस के जो सवाल थे, जो क्वेश्चंस थे, वो कितने इंपॉर्टेंट थे आपके लिए ना। तो हमने दो वीडियोस बना करके यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है, आप उसको जरूर देखेंगे। ये हमारी तीसरी वीडियो की शुरुआत हो रही है और इसमें हम जैसा बताया हमने कि दो यूनिट्स की बात हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यूनिट नंबर 3 है और इस यूनिट नंबर 3 को हम कहते हैं जनरली एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी ना। एप्लीकेशन का ये पोर्शन है ना, पूरी बायोलॉजी की जो एप्लीकेशन है उसके बारे में हम बातें करेंगे। और इसमें देखो 3 अलग अलग चैप्टर्स हैं। पहला जो चैप्टर है, ठीक है, पहला जो चैप्टर है उसको हम कहते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। दूसरा जो चैप्टर है वो है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स एंड मैनेजमेंट ना, वो है। और तीसरा जो चैप्टर है वो है हमारा क्या, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर ना। तो अलग अलग चैप्टर्स की बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है उसी को लेकर के चले। हमारा जो चैप्टर है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस ना। अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल इससे आपको मिलेंगे, खास करके 5 मार्क्स में। दो बड़े डिजीजेस को आप जरूर करके जाएंगे। पहला जो डिजीज है आपके पास वो है क्या, HIV और एड्स ना। बहुत बार ये सवाल पूछे गए हैं ना, एक्सप्लेन HIV और एड्स ना। और कैसे पूछे जाते हैं ये सवाल, तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज HIV और एड्स, मेंशन इट्स पैथोजन, कॉजेज, ट्रांसमिशन, डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ एड्स ना। तो अलग अलग टॉपिक्स आपको दे दिया जाएगा, आपको उसी हेड्स के ऊपर में लिखना है ना। कॉजेज के बारे में लिखना है, डायग्नोसिस के बारे में लिखना है, प्रिवेंशन एंड क्योर के बारे में लिखना है, कॉजेटिव एजेंट के बारे में लिखना है। तो आप ऐसे करके आपको सवाल दिए जाएंगे या फिर डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय HIV और एड्स, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, ठीक है ना। तो आपको तब भी वही बातें लिखनी है ना। पहले आप HIV और एड्स बताएंगे, ठीक है, उसके बाद बताएंगे फर्स्ट केस कहाँ आया था, किसने किया था ना, लुक मोंटाजीनियर और फ्रांसिस गैलो ने ना। तो ये आपको बताना US में, फिर भारत में ये कब आया, छोटी सी हिस्ट्री आपको जरूर प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आप आ जाएंगे सीधे कि एड्स के कॉजेटिव एजेंट क्या है, ट्रांसमिशन की एक्चुअल मोड्स कौन कौन सी है, प्रिवेंशन कैसे है, क्योर कैसे है, ये सारी चीजें जो है वो आप जरूर बताएंगे। लेकिन ध्यान रहे एक चीज और आप बताएंगे, वर्ल्ड एड्स डे जरूर लिखेंगे, आप जरूर मेंशन करेंगे उसको ना। वही सब जो है, वही सारे पॉइंट्स जो है वो बड़े पिक्यूलियर पॉइंट है जो आपके मार्क्स को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो आप इसको जरूर करेंगे एड्स। और दूसरा इसी से मिलता जुलता एक और टर्म हम लोग यूज करेंगे इस डिजीज के तौर पर, HIV। या फिर आपसे एक सवाल और पूछा जाता है जो बड़े डिजीजेस के तौर पर है, वो है कैंसर। व्हाट इज कैंसर, ठीक है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय ट्यूमर, डिफरेंशिएट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्यूमर, ठीक है ना, जिसमें कि बेनिग्न ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में लिखेंगे। टाइप्स ऑफ कैंसर और टाइप्स ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर ये बताएंगे आप, कार्सिनोमा, सार्कोमा ना, मेलिनोमा और ल्यूकीमिया ये भी बताएंगे। फिर आपसे पूछा जा सकता है कॉजेटिव एजेंट ऑफ कैंसर, जिसको आप कहते हो ऑन्कोजेंस, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट और बायोलॉजिकल एजेंट ना। फिर उसके बाद इसका प्रिवेंशन, क्योर, ये सारी थेरेपी में रेडियोथेरेपी और
जो कीमोथेरेपी होती है ना। तो एक बड़ा सवाल ये बनकर के सामने आता है। तो कैंसर और एड्स, इन दोनों को आप बहुत ढंग से तैयार करके जाएंगे। दोनों में से कोई एक सवाल आपको जरूर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो नहीं मिलेगा, इसके बाद जो पूछे जाने वाले होंगे फिर आपको वही मिलेंगे ना। जैसे मान लो कैंसर पूछ लिया गया है तो एड्स इस बार का वीवीआई है, और अगर पिछली बार एड्स पूछ लिया गया है तो इस बार का जो वीवीआई क्वेश्चन है वो कैंसर से है। इसके अलावा कुछ और डिजीजेस के बारे में आप पढ़ करके जाएंगे, वो इंडिविजुअल डिजीजेस आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं कौन कौन से डिजीजेस। पहला है आपका न्यूमोनिया, PNE, न्यूमोनिया, ठीक है ना। फिर है आपका क्या, इन्फ्लुएंजा। फिर क्या है आपका, डेंगू ना। फिर है आपका नेक्स्ट जो डिजीज है वो है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। फिर उसके बाद जो डिजीज है वो क्या है आपका, निमोनिया हो गया ना। फिर आपका है ये डिजीज रैबिज। तो कम से कम इतने डिजीजेस के बारे में तो आप जरूर करके जाएंगे। उनके कॉजेटिव एजेंट कौन कौन से हैं, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ठीक है ना, क्या इसके सिम्टम्स हैं और कैसे इसको क्योर करेंगे ना। मैंने डिजीजेस के नाम लिख दिए हैं, मोर और लेस ये डिजीजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। निमोनिया है, इन्फ्लुएंजा है, डेंगू है, हेपेटाइटिस है और रैबिज है। तो आप इसको जरूर करके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की ना, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द हैजार्डस इफेक्ट ऑफ ना। आपसे पूछा जा सकता है क्या, आपसे पूछा जा सकता है हैजार्डस इफेक्ट ऑफ, इफेक्ट्स ऑफ कंज्यूमिंग, एक्सेस कंज्यूमिंग ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स, ठीक है ना। तो आपसे अल्कोहल और ड्रग्स को लेकर के सवाल पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द इल इफेक्ट ऑफ अल्कोहल और या फिर अल्कोहलिज्म या फिर ड्रग्स एडिक्शन ना। तो ड्रग्स एडिक्शन के सवाल को तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। आप छोटे छोटे सवाल के लिए भी तैयार रहें, 1 नंबर के सवाल के लिए भी तैयार रहें। खास करके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे ना, ड्रग्स से रिलेटेड, उसमें सेडेटिव्स क्या होता है उसके एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, ट्रांसक्यूलाइजर्स क्या होते हैं उसके एग्जाम्पल आपको याद करने हैं सॉरी। उसके बाद आपको बारबाट्यूरेट्स हैं तो उसके एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। तो ये जो है वो आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे, और 1 नंबर 2 नंबर में भी ऐसे सवाल आपसे जरूर पूछे जाएंगे। यानी मेंटल हेल्थ खास करके ड्रग्स वाला जो पार्ट है उसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है हमारे पास इम्यूनोलॉजी की ना, और इम्यूनोलॉजी के जो सवाल है उसमें सबसे पहला सवाल है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज का, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको ये स्ट्रक्चर बना करके दिखाने हैं ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप बनाते हो ना, ये स्ट्रक्चर आपको बना करके दिखाने हैं ना। तो ये आप ध्यान देंगे, ऐसे स्ट्रक्चर वाला जो कंडीशन है आपको स्ट्रक्चर भी बनाने हैं और इसके बारे में आपको जानना भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपसे कुछ शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं इसी में। जैसे आपसे पूछा जाएगा ऑटो इम्यूनिटी ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है ऑटो इम्यूनिटी, करके जाएंगे आप। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सेज विद एग्जांपल ना, कौन कौन से एग्जांपल है, जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस है ना, जैसे आपके हेपेटाइटिस के भी कंडीशन है ना, माइस्टीनिया ग्रेविस है ना। तो तमाम ऐसे जो नाम है उसको आप जरूर करके जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना। डायबिटीज है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटो इम्यूनिटी। दूसरा जो है वो क्या है आपका, हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी ना। हाइपर सेंसिटिविटी को भी करके जाएंगे। इसको आप नॉर्मली एलर्जिक भी रिस्पॉन्सेज भी कहते हैं, या एलर्जी आपसे पूछा जा सकता है ना। तो ये भी आप बहुत ढंग से करके जाएंगे। एलर्जिक रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं, वैसे तो अलग अलग किस्म के एलर्जिक रिस्पॉन्सेज हैं, बट उतना आपको पढ़ना नहीं है, तो आप केवल नॉर्मल एलर्जी कंडीशंस को ध्यान में रख करके जाएंगे ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर बात आती है इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, इसका भी शॉर्ट नोट्स आप करके जाएंगे। इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, या ये सवाल एक और दूसरे तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, इनेट एडेप्टिव भी पूछा जा सकता है, या फिर ये सवाल जो है वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के तौर पर भी पूछा जा सकता है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के तौर पर भी आपसे
ये सवाल पूछे जा सकते हैं ना, तो आप इसको जरूर करके जाएंगे। और इसके अलावा एक सवाल आप और ढंग से करके जाएंगे, वो है क्या, डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ना। तो इतने शॉर्ट नोट्स आप करके जाएंगे। मैं देखो मैं फिर से बता दे रहा हूं कौन कौन से शॉर्ट नोट्स करके जाएंगे। ऑटो इम्यूनिटी करके जाएंगे, दूसरा जो है वो आपका हाइपर सेंसिटिविटी है जिसको आप एलर्जी भी कहते हो, तीसरा जो है वो आपका इननेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी है, चौथा जो है वो ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेज या इम्यूनिटी है, और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, ये जो पार्ट है वो क्या है, कम्युनिकेबल एज वेल एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को लेकर के ना। तो इतनी बातें याद रखेंगे। देखो वैक्सीन भी इसी में आता है, लेकिन उसको हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं, इसलिए बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली जाएंगे तो आप एक चीज और याद करेंगे, और वो क्या है, या फिर यहां पर भी कर सकते हैं आप। देखो एक और सवाल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है व्हाट डू यू मीन बाय वैक्सीनेशन ना, टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन ना। आपसे वैक्सीनेशन से सवाल पूछे जाते हैं 5 नंबर में, 2 नंबर में भी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। वैक्सीनेशन पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन पूछा जाएगा, और आपसे एडवांटेजेस पूछे जाएंगे या सिग्निफिकेंस पूछे जाएंगे, एडवांटेज या फिर इसके सिग्निफिकेंस पूछे जाएंगे ना। तो आप इसको भी जरूर करके जाएंगे। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकंड जनरेशन वैक्सीन और थर्ड जनरेशन वैक्सीन के बारे में आप बताना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला चैप्टर जो है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। दूसरा है आपका क्या, देखो दूसरे चैप्टर में हम आते हैं स्ट्रेटजीज है, स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट ऑफ, थोड़ा सा बड़ा नाम है इसका, ठीक है, स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन ना, स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन ना। और ये जो चैप्टर है स्ट्रेटजीज वाले चैप्टर है, स्ट्रेटजीज वाले चैप्टर है ऑफ इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ये चैप्टर है एक्चुअली, ठीक है ना। काफी बड़ा सा नाम है, हालांकि नाम में कुछ नहीं रखा हुआ है, सवाल इससे पूछे जाएंगे और वो बहुत भारी सवाल नहीं होते। तो आप इसको करेंगे, जैसे सबसे पहला जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो सवाल होगा क्या, वो सवाल होगा एपी कल्चर से ना। आपको शॉर्ट नोट्स लिखना होता है एपी कल्चर में, या फिर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना होता है एपी कल्चर का ना। तो इसमें आप सब कुछ बताएंगे, डिस्क्राइब एपी कल्चर इन ब्रीफ ना, वही वो बात कर रहे थे। इसमें आपको कौन कौन से बीज मिलते हैं ना, अगर आपको एग्जॉटिक बीज के नाम पता है तो वो भी लिखेंगे, फिर कीपिंग कैसे की जाती है, बी कीपिंग कैसे की जाती है, ये सारी बातें जो है वो आप जरूर बताएंगे। कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट आप वहां से लेते हो, ठीक है, उसका क्या यूज है, ये सारी बातें जो है वो आप बताएंगे, ठीक है ना। दूसरा जो है वो क्या है, एनिमल हस्बेंड्री से सवाल पूछे जाते हैं। एनिमल हस्बेंड्री बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। व्हाट डू यू मीन बाय एनिमल हस्बेंड्री एंड व्हाट इज द रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन ह्यूमन वेलफेयर, व्हाट इज द रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन ह्यूमन वेलफेयर, एक्सप्लेन इट विथ एग्जाम्पल। तो ये भी आप करेंगे, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो है वो है आपका पोल्ट्री फार्मिंग, तीसरा जो है वो क्या है, पोल्ट्री फार्मिंग, इससे भी सवाल पूछे जाएंगे, इसको भी आप ढंग से करके जाएंगे। और लास्ट जो ऐसे सवालों में से आता है ये फार्मिंग और मैनेजमेंट में, उसमें है आपका क्या, एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर पूछा जाएगा, या डायरेक्ट आपसे क्या पूछा जाएगा, पीसी कल्चर पूछा जाएगा ना, पीसी कल्चर पूछा जाएगा, रोल ऑफ पीसी कल्चर आपसे पूछा जाएगा। तो ये 4 सवाल एक ही टाइप के हैं, मैनेजमेंट वाले सवाल है ना। आप एपी कल्चर करके जाएंगे, आप पीसी कल्चर करके जाएंगे, आप पोल्ट्री फार्मिंग करके जाएंगे और एनिमल हस्बेंड्री को करके जाएंगे। ये चारों इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है, वो है आपका एनिमल हस्बेंड्री का, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू कल्चर। देखो टिश्यू कल्चर के भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है 5 नंबर में, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा टिश्यू कल्चर, और यहां पर आपसे पूछा जाता है डिटेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक कल्चर ना, मेरिस्टेमेटिक कल्चर के बारे में आप मेरिस्टेमेटिक कल्चर को ढंग से करके जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपसे कुछ शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं भाई। पहला जो शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा उसका नाम क्या है, एम्ब्रायोजेनेसिस, पूरा नाम है इसका सोमैटिक एम्ब्रायोजेनेसिस, के ऊपर में आपको नोट्स लिखना है। दूसरा जो सवाल होगा इसी से मिलता जुलता है, वो है एम्ब्रियो रेस्क्यू
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो है वो है आपका पॉलीकल्चर, पॉलीकल्चर ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और चौथा जो है उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। ये सब 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सोमैटिक एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रियो रेस्क्यू, पॉलीकल्चर और प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन ना। तो इसको भी आप ढंग से करके जाएंगे 2 मार्क्स के लिए ना। तो चलो ये चैप्टर भी हमारा निपट गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं और वो चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर ना। लास्ट जो चैप्टर है इस यूनिट का वो क्या है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और इसमें देखो सबसे पहला जो सवाल है वो यहीं से आ जाता है, रोल ऑफ माइक्रोब्स, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आपसे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट सवाल है ये। तो इसमें आपको कौन कौन से रोल बताने होते हैं या अलग अलग तरीके से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको 3-4 टाइप के रोल जरूर याद रखने हैं। जैसे इंडस्ट्रियल रोल या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल रोल या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स। दूसरा जो है वो क्या है, मेडिकल एप्लीकेशन या थेराप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तीसरा जो है वो क्या है आपका, तीसरा जो है वो है आपका एग्रीकल्चरल रोल, एग्रीकल्चरल रोल इन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना। और चौथा जो है माइक्रोब्स इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है ना, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड प्रोडक्शन। तो 4 अलग अलग किस्म के रोल या एप्लीकेशन आप याद करेंगे। सबसे पहला जो है वो क्या है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा जो है वो है आपका यहां पर मेडिकल एप्लीकेशन या थेराप्यूटिक एप्लीकेशन। तीसरा जो है वो क्या है, एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन। और चौथा जो है वो फूड प्रोडक्शन ना, या इसी को आप कह सकते हो कि माइक्रोब्स इन डेली लाइफ ना। व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रोब्स, व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द डेली लाइफ और हाउस होल्ड प्रोडक्शन ना। तो ये आप इस तरीके से ये चारों याद करेंगे, जिसमें इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल, सॉरी इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल, और तीसरा जो है वो है आपका मेडिकल यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद हम बात करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट की ना। ये भी बहुत बेहतर क्वेश्चन है, सीवेज ट्रीटमेंट की, सीवेज ट्रीटमेंट ये आप करके जाएंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीबीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है ये। सीवेज ट्रीटमेंट आप ढंग से करके जाएंगे, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट आप इसको करके जाएंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपसे सवाल पूछा जाएगा बायोगैस को लेकर के ना, व्हाट इज बायोगैस ना। आपको फिर क्या करना होता है, आपको बायोगैस प्लांट को बनाना होता है ना, बायोगैस प्लांट का नीट एंड क्लीन डायग्राम दिखाना होता है ना। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोगैस प्लांट। फिर क्या होता है, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन, ठीक है ना। माइक्रोब्स का रोल आपसे पूछा जाता है बायोगैस प्रोडक्शन में। एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं ना। तो ये कंप्लीट 5 मार्क्स का सवाल होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप करके जाएंगे। बायोगैस, बायोगैस प्लांट का स्ट्रक्चर ना, यानी कि मॉडल। उसके बाद आपको करके जाना है क्या, माइक्रोब्स का रोल पूछा जाता है, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन बायोगैस प्लांट या बायोगैस प्रोडक्शन। और चौथा जो आपसे पूछा जाता है वो है इसका एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स। तो आप इसको भी ढंग से करके जाएंगे। उसके बाद आपसे यहां पर एक सवाल और पूछा जाता है रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना ह्यूमन वेलफेयर में, और वो जो रोल है वो है एंटीबायोटिक्स का ना। एंटीबायोटिक्स से सवाल पूछे जाएंगे, व्हाट इज एंटीबायोटिक्स ना, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो इसको भी आप ढंग से करके जाएंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में, ठीक है। और उसके बाद एक सवाल और आपसे पूछा जाएगा, वो है बायो फर्टिलाइजर से रिलेटेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर्स ना, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल ना, एक्सप्लेन इट विथ सुटेबल एग्जाम्पल।
आपको इसको एक्सप्लेन करना है सुटेबल एग्जांपल से, और आप इसको बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। खास करके नाइट्रोजन फिक्सेशन को लेकर के जो हम बातें करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेकर के ना, चाहे वो ब्लू ग्रीन एल्गी के थ्रू हो, चाहे वो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज के थ्रू हो, वो सारी बातें जो है वो आप जरूर बताएंगे विद सम एग्जांपल्स ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जांपल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक नंबर में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं ये, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे जो मैंने आपको बता दिए। इस तरीके से ये यूनिट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब है हमारे पास यूनिट नंबर 4, और यूनिट नंबर 4 जो है वो है क्या, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में जो पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा वो तो पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय बायोटेक्नोलॉजी ना। सबसे पहला ही सवाल होगा बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है ना। या फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय आरडीटी। देखो ये सवाल अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय बायोटेक्नोलॉजी और आरडीटी, एक्सप्लेन इट इन ब्रीफ ना। तो आपको इसको ब्रीफ में बताना है, एक छोटे से नोट्स के तौर पर आपको बताना है पूरी बायोटेक्नोलॉजी को ना, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय आरडीटी, ठीक है ना। व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जितने भी टूल्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताना है। जैसे आइसोलेशन के बाद आइसोलेशन की जो प्रक्रिया है वो बतानी होगी, फिर उसके बाद आपको बताना होगा ब्लॉटिंग टेक्निक ना, फिर उसके बाद आपको बताना हो जाएगा क्लोनिंग वेक्टर, उसके बाद आपको बताना हो जाएगा एंजाइम्स, पहले एंजाइम्स उसके बाद क्लोनिंग वेक्टर ना, उसके बाद फिर आपके कॉम्पिटेंट होस्ट। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें जो है वो आपको बतानी है। या फिर आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय आरडीटी, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ आरडीटी या वेरियस स्टेप्स ऑफ आरडीटी इन डिटेल विथ सुटेबल डायग्राम। सुटेबल डायग्राम से आपको आरडीटी का पूरा जो प्रोसेस है, होल प्रोसेस है, उसको स्टेप बाय मैनर में आपको बताना है। ये सारे सवाल जो है वो मैंने अपने बच्चों को बताए हैं, और फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही भी मैंने आपको उस वाली चीजें जो है वो लिखवाई है ना, तो आप उसी तरीके से इसको करके जाएंगे। तो अलग अलग सवाल हैं जो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोनिंग वेक्टर को लेकर के। व्हाट इज क्लोनिंग वेक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और यहीं पर ये सवाल आगे बढ़ता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लोनिंग वेक्टर ना। गुड क्लोनिंग वेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जानने हैं, और ये आपको बताना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लोनिंग वेक्टर जैसे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट शुड बी देयर ना, सेलेक्टेबल मार्कर शुड बी देयर ना, फिर उसके बाद साइज को लेकर के जो कंपैटिबिलिटी होती है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको बताना पड़ेगा जो मल्टीपल होस्ट की जो रेंज होती है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। कॉपी नंबर आपको बताना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी भी चीजें हैं वो आप एक एक करके बता सकते हैं ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये सवाल दूसरे तरीके से पूछा जाएगा, भाई व्हाट इज क्लोनिंग वेक्टर, डिस्क्राइब प्लाज्मिड वेक्टर। ये वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मिड वेक्टर इन डिटेल, या फिर डिस्क्राइब प्लांट वेक्टर इन डिटेल। ये दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड की आप बात करेंगे ना, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफिशियंस। टीआई प्लाज्मिड जो है उनके एक्सप्लेनेशन की बात आपको यहां पर करनी है, उनको आपको एक्सप्लेन करके बताना है प्लांट वेक्टर के तौर पर। प्लाज्मिड वेक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवीआर 322, पीवीआर 327, या फिर आप पीयूसी, हर सीरीज के बारे में आप थोड़ा थोड़ा जरूर बताएंगे विथ नॉमेनक्लेचर ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सवाल में हमारा, और नेक्स्ट सवाल जो है वो है आपका क्लोनिंग वेक्टर हो गया, आरडीटी हो गया, नहीं तो इसमें ये सवाल जो है वो सारे खत्म हो गए। अब जो हमारा नेक्स्ट होगा वो है क्या, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ना। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो क्या है, एप्लीकेशन का पार्ट है, और इसमें पहला सवाल होगा पीसीआर को लेकर के, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ना, और स्टेप्स ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। डीनेचरेशन हो गया, प्राइमर एनिलिंग हो गई ना, ये सारी जो स्टेप वाइज मैनर में जो आप लिखते हैं वो सारी बातें जो है वो आप जरूर लिखेंगे ना। पहले डीनेचरेशन होता है, फिर प्राइमर एनिलिंग होती है ना, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होते हैं ना, लगातार जो चेन एक्सटेंशन जिसको कहते हैं वो आप बताएंगे ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर बताएंगे किस तरीके से ये प्रोसेस होता है, किसने इसको खोजा था, कैरीमोलिस वाला नाम आपको मालूम है। तो ये सारी बातें जरूर बताएंगे, ठीक है ना। इसमें एक नंबर के भी सवाल आते हैं, जैसे कैरीमोलिस जो है वो इनको इस पूरे प्रोसेस को उन्होंने ही इन्वेंट किया था। या फिर एक सवाल आपसे पूछा जाता है
टैग पॉलीमरेज को लेकर के कि टैग पॉलीमरेज को एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया जाता है ना, तो आपको बताया गया है थर्मस एक्वाटिकस ना, जो क्या है सल्फर बैक्टीरिया है और आप कह सकते हो हॉट सल्फर स्प्रिंग में पाए जाते हैं, तो ये आपको जरूर बताना है। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट सवाल जो होते हैं वो है ट्रांसजेनेसिस है, ठीक है ना, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ठीक है ना। ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में आपको बताना है ना, ये आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसजेनेसिस, और आपसे पूछा जाता है एक्सप्लेन इट विथ एग्जाम्पल, और वो भी किसका एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है, बीटी कॉटन को लेकर के सवाल पूछा जाता है। ट्रांसजेनिक प्लांट का सबसे बेहतर एग्जाम्पल है बीटी कॉटन, तो आप बीटी कॉटन को जरूर करके जाएंगे। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट सवाल की, उसमें बात आती है किसकी, जीन थेरेपी की ना, जीन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जीन थेरेपी, ठीक है ना। इसमें आपको बताना है जीन थेरेपी किस तरीके से जीन थेरेपी का परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मेंसेस ऑफ जीन थेरेपी, ये आपको बताना है। एग्जांपल जरूर देने हैं एडीए जीन वाले जो कंडीशंस मैंने आपको बताए थे, एडेनोसिन डाइएमिनेज ना, जो पूरा का पूरा जो मेटाबॉलिज्म होता है टी सेल को लेकर के, उनके मेटाबॉलिज्म को पूरी तरह से स्टॉप कर देता है। मेटाबॉलिज्म कह लो या फिर आप कह सकते हो जो पाथवे होता है फॉर द प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ टी सेल, उनको वो रेगुलेट करने का काम करता है। तो एडीए जीन के कंडीशंस के अकॉर्डिंगली ही आप, क्योंकि पहली जीन थेरेपी एडीए जीन की गई थी, अब तो बोन मैरो ना, तो आप ये जरूर बताएंगे और इसी के बारे में आपको बताना भी है ना। तो ये भी हो गया आपका। उसके बाद देखो नेक्स्ट सवाल जो है वो है आपके बायोरिएक्टर से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ना, बायोरिएक्टर। मैं हर बार आपको बताता हूं कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप इसको सुटेबल डायग्राम भी बनाएंगे बायोरिएक्टर का, सुटेबल डायग्राम ऑफ बायोरिएक्टर, ये भी आप बताएंगे। और उसके बाद आप एक चीज और ध्यान में रखेंगे, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग ना, बायोरिएक्टर को लेकर के डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में भी आप जरूर जिक्र करेंगे। तो इतने सारे जो सवाल हैं वो आपको बताने हैं, उनके जवाब जो है वो ढंग से आप करके जाएंगे, उनके आंसर्स आप जरूर करके जाएंगे। मैंने 2 यूनिट आज आपके कंप्लीट करा दिए हैं, यानी टोटल अभी तक हमने 4 यूनिट के क्वेश्चंस दे दिए हैं। प्रोबेबली कल मैं आपको 5वीं यूनिट यानी इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी का क्वेश्चन दे दूंगा। इसके बाद हमारा ये 5 यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप जरूर सारे बच्चों को बताएं, ठीक है ना, आप उसका यूज करें। और जितने भी सवाल आपको दिए गए हैं, बहुत प्रिसाइज सवाल मैंने दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दिए हैं, आप उन सारे सवालों के जवाब ढूंढें, ठीक है ना, उनको ढंग से पढ़ें ना। अगर नोट्स है तो नोट से पढ़ें, बुक है तो बुक से पढ़ें, बट इसको ढंग से करके जाएं सो दैट कि आपके एग्जाम में ये सारे सवाल आपको मिले और आप उसको बहुत जल्दी से करके आ जाए बिना किसी गलती के ना। तो आगे भी हमारी वीडियो जारी रहेगी। प्रोबेबली कल हम इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी का वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए। तो ये 5 यूनिट हमारे एक एक करके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद भी हमारे इस चैनल के ऊपर में अलग अलग किस्म के वीडियोस आते रहेंगे, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप यूं कह लो कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो आपने 11th और 12th में नहीं पढ़ रखे हैं, वो भी हम जरूर आपको इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर करवाएंगे, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वाली चीज़ें जो है वो पहुँचाएं। और अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर इसको लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।